नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो बात करेंगे, पहला प्रश्न क्या है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये पहल एक प्रकार की पहल है। एक ऐसी पहल, इसके बारे में बात करेंगे कि जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव पहल क्या है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को एक क्रमबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने मिलकर के इस प्लास्टिक प्रदूषण को निपटान के लिए एक पहल को शुरू किया। इसी को नाम दिया गया है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव पहल। अब इसके ऊपर जो पहला मैंने कहा ना चरणबद्ध तरीके से, तो इसके ऊपर जो पहला सत्र है वो 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में उरुग्वे के ही पुंडा डेल एस्टे में आयोजन किया गया है। तो जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव पहल, आपसे प्रश्न ऐसे बनेंगे कि हाल ही में लॉन्च हुई जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव पहल का संबंध किससे है। तो प्लास्टिक प्रदूषण के निपटान से संबंधित है। कौन कौन से देश इसके लिए आगे आए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका और केन्या आए हुए हैं। इसके ऊपर जो पहला सत्र आयोजन किया गया वो कहाँ आयोजन किया गया, उरुग्वे के पुंडा डिल एस्टे में इसका आयोजन किया गया है। तो उम्मीद करूंगा ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया हुआ है। ये एक प्रकार का ऐसा व्हीकल है जो मैक 5 से अधिक गति करने में सक्षम है। मैक मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि के बराबर जो गति करते हैं उन्हें 1 मैक बराबर कहते हैं। जो ध्वनि के 5 गुना बराबर कहते हैं उन्हें 5 मैक कहते हैं। अर्थात ध्वनि के वेग से 5 गुना ज़्यादा तेज चलने में सक्षम हो पाएगा ये व्हीकल। यानी कि जो वाहन होगा ये 5 मैक के बराबर चलने में सक्षम होगा। और ये वाहन जो होगा हवाई जहाज के रूप में हो सकता है, मिसाइल हो सकता है, अंतरिक्ष यान हो सकता है। उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं एक रॉकेट है और इस रॉकेट सिस्टम के ऊपर कोई आपको सैटेलाइट लेके जाना हुआ है, ठीक है। यानी कि अब तक जिस गति से आप जा पा रहे थे, इससे अब आपको मान लेते हैं उदाहरण कि 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से इस रॉकेट के माध्यम से आप जा पाएंगे। तो ये वही रॉकेट इंपॉर्टेंट है कि इस रॉकेट के माध्यम से नहीं, आप 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से हम अपना सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर पाएंगे या अपने कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक टेस्टेस कर पाएंगे। तो हाइपरसोनिक व्हीकल का जो परीक्षण किया गया है वो इसरो के द्वारा किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना, अभी हाल ही में व्हीलर द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया हुआ है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर मारक क्षमता में सक्षम है और इसके निर्माण में टेसी थॉमस का नाम आता है। तो ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस हैं। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कलाम साहब को कहा जाता है। कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल ही में नया नाम मिला केसीवान को, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसरो के पूर्व अध्यक्ष केसीवान हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये 10वें अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 10वें अध्यक्ष हैं। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो का मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। तो ये ध्यान रखना कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। आशा करते हैं आपको ये बातें याद रहेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा, ध्यान दें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया हुआ है। इसका जो आयोजन किया जाता है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन किया जाता है। आयोजन कब से किया जा रहा है, 1991 से। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि किसी प्रकार से हमें अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना है। अब ऊर्जा का संरक्षण कई पहलुओं में कर सकते हैं, जैसे उदाहरण में बल्ब से ही यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मान लेते हैं बल्ब आप जब आवश्यकता लगती है तब यूज करते हैं, जब आवश्यकता नहीं लगती तो नहीं यूज करते हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से हम अपने बल्ब को बंद कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है जब हम घरों में अपने किसी एक कमरे में बैठे होते हैं और उस दौरान हम अपने घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करके रखे होते हैं, तो उन स्विचों को बंद कर दें, जिससे क्या हो पाएगी, हमारी ऊर्जा बच पाएगी। तो उसी में कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन से ही 1991 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 3 हिमालयी औषधि पौधों को IUCN की रेड लिस्ट में जारी किया गया। कोई भी चीज़ें रेड लिस्ट में डाली जाती हैं मतलब लुप्तप्राय की सूची में चली गई हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा। मीजोट्रोपिस पेलिटा, या एक प्रकार का पटवा के रूप में जाना जाता है, 12 मासी झाड़ी है। ये उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसके अलावा फ्रिटिलियारिस सिरोसा, यह भी एक 12 मासी बल्बनुमा झाड़ी है, ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है। डेक्टा डेक्टा इलोरिजा हटागिरिया, इस प्रकार का एक सलाम पंजा भी कहा जाता है। तो ये 3 ऐसी हिमालयी जड़ी बूटियां हैं या औषधि पौधे हैं जिन्हें अभी हाल ही में लुप्त प्रायः की सूची में डाला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने चीज़ों को या कितने कौन कौन से पौधे हैं, कुल संख्या ही हो सकता है पूछ ले कि 3 संख्या हैं जिनको अभी हाल ही में IUCN की सूची में रेड लिस्ट में डाला गया है। ये हिमालयी औषधीय पौधे हैं, नाम आपके सबके सामने हैं। उम्मीद करेंगे आप इन चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेंगे।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में अभी हाल ही में वित्त केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का जो आयोजन किया गया वो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। ध्यान रखना, G20 की भारत ने मेजबानी 1 दिसंबर से प्राप्त कर ली है, 1 दिसंबर 2022 से। और भारत 2023 का पूर्ण रूप से मेजबान रहेगा किसका? G20 के सम्मेलनों का। तो G20 के अलग अलग कई शहरों में सम्मेलन होंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के जो G20 के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं राजनेता हैं, जो मुख्य नेता हैं जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो भाग लेंगे जम्मू कश्मीर के भीतर। लेकिन 2023 के भीतर वर्ष भर, चाहे वो वित्त मंत्रियों की बैठक हो या रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, G20 संबंधित हो, उनकी बैठकें अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी। ऐसे ही आपकी वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की जो पहली बैठक हुई वो कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई। इससे पहले G20 के शेरपा समिट का आयोजन किया गया था, वो आपका राजस्थान के उदयपुर में किया गया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे पहले जो ब्रिक्स शेरपा समिट हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। बाकी G20 मैंने आपको पहले बताया 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका आदर्श वाक्य है। और साथ ही साथ 7 कमल पत्तियों के ऊपर पृथ्वी का ग्लोब, या कह सकते हैं कि ग्लोब की आकृति, ये G20 का आपकी बार का लोगो है। G20 के बारे में मैंने कई बार बात आपको बताई कि G20 1999 में स्थापित एक संगठन है। इसके कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय नहीं है। इसके भीतर 19 प्लस EU 19 देश और यूरोपीय संगठन इसके सदस्य हिस्सा है। भारत भी इसका सदस्य है। और हाल ही में 2022 की जो बैठक हुई है वो आपकी इंडोनेशिया के भीतर हुई है। तो इंडोनेशिया में इसकी इस साल की बैठक हुई है, बाली में। उम्मीद करूंगा आपको याद रहेंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए रहने वाला है कि एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में किया गया है। किससे संबंधित है? ILO से संबंधित है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। देखिए, मैं आपको बता दूं आपको कि वर्साई की संधि हुई थी, इसके बाद ही ये आपका ILO सामने आया था। और ILO को दुनिया का सबसे पुरानी संस्था के रूप में मानते हैं, क्योंकि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में ही इसका मुख्यालय है, ये ध्यान रखना। इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा में ही है। 1999 में इसकी स्थापना हुई, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 17th एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग जो हुई है वो 6 से 9 दिसंबर के बीच में कहाँ हुई है? सिंगापुर के भीतर हुई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सहभागिता के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में दिल्ली का ताप दिसंबर 2022 में पश्चिमी विक्षोभ के कम होने के कारण सामान्य से अधिक था। अब देखो, इंपॉर्टेंट यह बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ कैसा हो गया? हमारा कम हो गया है। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? जो भूमध्य सागर से उठने वाला आपका कहीं ना कहीं ये वर्षा का कारण होता है। जो माफ़ी चाहूँगा, भूमध्य सागर से उठ करके सीधे वर्षा ठंड के दिनों में क्या करती है? ये वाया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान होते हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, या फिर अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में, दिल्ली में, ऐसे स्थानों पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन क्षेत्रों में, पंजाब और दिल्ली, इन क्षेत्रों में क्या करता था? ठंड के दिनों में औसत रूप से वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन अगर मैं ताप का अंतर देखूं तो 2020 में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 में 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड और अब की बार 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो कि हाईएस्ट रहा आपकी बार का, कहीं ना कहीं अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए पिछले एक आध सालों के भीतर। तो ये जो ताप बढ़ा हुआ है, इसके कारण क्या हुआ है? पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम पड़ेगा। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फसल अच्छी होने के कारण क्या है, या रबी की फसल अच्छी क्यों होती है? तो उसका ठीक उत्तर आपको मिलता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो चाहे वो आपका पंजाब हो, अगर गेहूं के समृद्ध क्षेत्र है पंजाब, तो उसका एक कारण ये भी है क्योंकि प्रति हेक्टेयर के मामले में उत्पादन में पंजाब शीर्ष पर है। कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, कुल के रूप में यूपी शीर्ष पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब शीर्ष पर है। तो ये तापांतर के कारण पश्चिमी विक्षोभ पर प्रभाव पड़ेगा, और जो वर्षा ठंड के दिनों में होती है उसका मान क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसी के कारण आपका ये प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, तो आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ आपका पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेटरली जेट पवनों के साथ या जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में भी प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न है कि PM ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंडुचेरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि पंडुचेरी में ही अरबिंदो आश्रम की स्थापना स्वयं अरबिंदो ने की थी। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है।
अगर मैं जन्म की बात करूँ तो 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में किया गया था। अलीपुर बम कांड 1908 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन्हें सजा हुई और सजा को बाकायदा सजा से बरी होने के बाद ये पहुंच गए पंडुचेरी, और पंडुचेरी में इन्होंने आश्रम बनवा लिया। तो क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न हट करके इन्होंने संन्यास का जीवन अपना लिया। 5 दिसंबर 1950 को पंडुचेरी में ही इनका निधन हो गया। तो 150वीं जयंती जो भी मनाई गई है, तो ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि 150वीं जयंती अभी उनके आश्रम में ही मनाई गई, पंडुचेरी के आश्रम में। जो पिक्चर में देख पा रहे हो यही हैं आपके श्री अरबिंदो जी। आशा करते हैं आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो छोटा जरूर मैंने आपकी बार रखा हुआ है, कल से प्रॉपर आपको वीडियोस लॉन्ग फॉर्म में, लॉन्ग बेहतर डिटेल में आपको मिलते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको ठीक लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।